In the name of Allah, who is most gracious and most merciful. Assalamu alaikum, class. How are you all? I hope you will be fine and doing well. Okay, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूज केस देखा था और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को देखा था। उससे पहले आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है इस्टेब्लिशिंग द ग्राउंडवर्क। ग्राउंडवर्क मीन्स कि हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करेंगे, रिक्वायरमेंट्स को ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मतलब हम लोग रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे इसमें। तो अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 ऑन सॉफ्ट फॉर्म एंड बुक से हार्ड फॉर्म में जो है ये चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 है और इसमें हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है एस्टैब्लिशिंग द ग्राउंडवर्क। एस्टैब्लिशिंग द ग्राउंडवर्क को आज हम लोग देखेंगे। पेज नंबर 119। ये है एस्टैब्लिशिंग द ग्राउंडवर्क। ओके, जो आज हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो क्या है, एस्टैब्लिशिंग द ग्राउंडवर्क। ग्राउंडवर्क मीन्स कि हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है वो रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। इसमें हम लोग कुछ सब टॉपिक्स देखेंगे, आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, इस तरह से ये उसके कुछ पार्ट्स हैं वो हम लोग देखेंगे कि वो क्या है, क्या स्टेप्स हैं जो हम लोगों ने फॉलो करने होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए रिक्वायरमेंट्स को। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे शो भी करा है। ओके, इसमें हम लोग डिफरेंट स्टेप्स देखेंगे, जो कि सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारे पास आइडेंटिफाई stakeholders, recognizing multiple viewpoints, working toward collaboration, asking the first question। ये सारे steps जो है वो आज हम लोग इसमें देखेंगे। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रेसेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली देखेंगे किसमें, हम लोग किसमें देखने जा रहे हैं वो है एस्टैब्लिशिंग द ग्राउंडवर्क। ग्राउंडवर्क बेसिकली होता क्या है, ग्राउंडवर्क मीन्स कि हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं रिक्वायरमेंट्स को। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वो बुक में क्या बात कर रहा है। वो कह रहा है कि स्टेक होल्डर्स और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं वो सेम, ऑब्वियसली कोई भी प्रोजेक्ट है तो वो मिलके ही काम कर रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो जो मिलके ही काम करते हैं। और इस तरह से होता है क्या है कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है वो हमारे पास एक सिंपली जो है एक मैटर होती है कंडक्ट कराने के लिए, कि हम लोग इसके थ्रू हम लोग मीनिंगफुल जो है वो मीटिंग्स कंडक्ट करा सकें कोलीग्स के साथ, जो कि मेंबर्स होते हैं उस टीम के, उनके साथ। तो लेकिन जो रियलिटी है वो क्या होती है कि वो डिफरेंट होती है। किस तरह से डिफरेंट होती है कि जो कस्टमर या जो एंड यूज़र्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मतलब वो कहाँ पे, वो ऑब्वियसली जो कस्टमर और एंड यूज़र में डिफरेंस होता है। कस्टमर कौन होता है कि जो आपसे प्रोजेक्ट बनवा रहा है या फिर आपसे कोई भी प्रोडक्ट जो है उसकी आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और एंड यूज़र बेसिकली कौन होता है कि जो उस प्रोडक्ट को या उस सॉफ्टवेयर को या जो उस प्रोजेक्ट को यूज़ करने जा रहा है। तो जो कस्टमर है या जो एंड यूज़र है वो डिफरेंट सिटीज़ में या डिफरेंट कंट्रीज़ में या डिफरेंट प्लेसेस पे हो सकता है कि मे बी किसी का कोई एरिया हो और किसी का कोई एरिया हो। तो इससे होता क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। सॉफ्टवेयर के जो टीम है वो जो बिल्ड कर रही है उनके लिए जो है, सॉफ्टवेयर जो सिस्टम टीम है उनको जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं, मतलब कि उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं कि उनको अंडरस्टैंड करने में। तो क्योंकि उनके पास जो है लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज होता है और मे भी लिमिटेड टाइम हो इंटरेक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर के साथ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्क्राइब सच नहीं, मतलब ना ही डिज़ायरेबल होती हैं। लेकिन होता क्या है कि आपको फोर्स किया जाता है कि इन कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ, इन इसी सिचुएशन में आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो इम्पोज करनी है। मतलब इसमें वो जो बात कर रहा है ना, बेसिकली वो ये बता रहा है कि जो कस्टमर है और जो एंड यूज़र है, मतलब दोनों बोथ आर डिफरेंट। तो वो मे भी डिफरेंट जगह से बिलोंग करते हो, डिफरेंट सिटीज़ से बिलोंग करते हो, डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हो। तो होता क्या है कि इससे होता क्या है कि जो बैरियर्स आते हैं ना, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं वो किस में आ रहे होते हैं, कम्युनिकेशन में आ रहे होते हैं, मतलब मीटिंग्स में आ रहे होते हैं। आपको लिमिटेड नॉलेज तो होता है, टेक्निकल नॉलेज, लेकिन आपके पास लिमिटेड ही टाइम भी हो सकता है कि आप जो है इंटरेक्ट करें रिक्वायरमेंट इंजीनियर के साथ। रिक्वायरमेंट इंजीनियर अब कौन होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहा होता है, जो कि मीटिंग्स कंडक्ट कराता है रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कराने में। ये सारा काम किसका होता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियर का होता है।
इसमें अब जो है वो हमें डिफरेंट स्टेप्स के बारे में बताएगा कि कौन से डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो रिक्वायर होते हैं किसी भी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो हम लोगों ने कुछ उसके सक्सेसफुल सॉल्यूशंस देखना होते हैं। तो वो हम लोग देखते हैं कि वन बाय वन क्या स्टेप्स होते हैं। जब भी हम लोग रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप आ जाता है वो क्या है, आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स। अब यहाँ पे हमें वो की पॉइंट में बता रहे हैं कि स्टेक होल्डर कौन होता है। स्टेक होल्डर बेसिकली कौन होता है? स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो, जो उससे बेनिफिट ले रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर बोलते हैं। अब यहाँ पे वो जो डेफिनेशन बता रहे हो क्या कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है जिसका डायरेक्टली उसमें इंटरेस्ट हो, या वो उससे कोई बेनिफिट ले रहा हो, या फिर वो उसको डिवेल्प कर रहा हो। कि मीन्स स्टेक होल्डर जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हैं, एंड यूज़र हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, जो इसको यूज़ कर रहा है वो हो सकता है, जो इसको डिवेल्प कर रहा है वो हो सकता है। तो स्टेक होल्डर कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि स्टेक होल्डर कौन होता है, कि स्टेक होल्डर को वो किस तरह से डिफाइन कर रहा है। वो कह रहा है कि स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है कि जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट ले रहा हो सिस्टम से, या फिर उसको वो बना रहा हो। तो कोई भी, मतलब स्टेक होल्डर आप किसी को भी कह सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है जो कि सिस्टम के साथ इन्वॉल्व हो, जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो, जो उससे बेनिफिट ले रहा हो। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि कौन कौन हो सकता है। जैसे बिजनेस ऑपरेशन मैनेजर हो सकता है कि जो बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। प्रोडक्ट मैनेजर हो सकता है जो प्रोडक्ट को मैनेज कर रहा है। मार्केटिंग पीपल हो सकते हैं जो कि उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं। इंटरनल या एक्सटर्नल कस्टमर्स हो सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, जो इंटरनली टच है या जो एक्सटर्नली उसको यूज़ करेंगे। एंड यूज़र जो एट द एंड उस प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहे हैं। कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट इंजीनियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, स्पोर्ट एंड मेंटेनेंस इंजीनियर हो सकता है, और कोई भी, मीन्स कोई भी स्टेक होल्डर हो सकता है। किसी भी पर्सन को आप स्टेक होल्डर बोल सकते हो। होता क्या है कि हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने का, उसके बेनिफिट्स को अचीव करने का, या फिर जब सिस्टम सक्सेसफुली डेवलप करने का, और किस तरह से डिफरेंट रिस्क लिए जा सकते हैं, और किस तरह से एफर्ट्स जो है वो पुट की जा सकती हैं। हर एक का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मींस अगर कोई जैसे कोई कस्टमर है, कोई एंड यूज़र है, कोई प्रोडक्ट मैनेजर है, कोई भी है ना, तो उसका क्या होगा कि उसका हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं और सबका जो वीएन है वो सेम हो, ऐसा नहीं होता। जो एंड यूज़र होगा उसका वीएन डिफरेंट होगा, कंसल्टेंट का डिफरेंट होगा, प्रोडक्ट इंजीनियर का डिफरेंट होगा, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डिफरेंट होगा। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है ना, पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि बेसिकली हु इज़ द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन कौन है, मतलब जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो बेनिफिट ले रहे हैं। देन उसके बाद वो बता रहे हैं कि इंसेप्शन की बात करिए कर रहा है कि इंसेप्शन एक बेसिकली ये डिफरेंट फेजेस होते हैं रिक्वायरमेंट्स में ही। तो इंसेप्शन पे आप लोग क्या करते हो? इंसेप्शन में हम लोग जो है वो लिस्ट क्रिएट करते हैं लोगों की, कि जो कंट्रीब्यूट करेंगे, जो अपने इनपुट्स देंगे, जो उन इनपुट्स को गैदर करेंगे। तो जो इनिशियल लिस्ट होती है वो कैसे ग्रो कर रही होती है। स्टेक होल्डर्स जो है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हर स्टेक होल्डर से पूछा जाता है कि आपने, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और हमें किस तरह से जो है रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेक होल्डर से पूछी जाती हैं। तो बेसिकली आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर करने का जो बेसिक पर्पस होता है ना, वो यही होता है कि पूछा जाता है कि मतलब जब मीटिंग्स होती हैं ना, जब मीटिंग्स कंडक्ट कराते हैं तो उनसे कहा जाता है कि चलें बताएं कि मीन्स क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कौन कौन मतलब किस तरह से जो है वो सिस्टम के साथ कस्टमर जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेक होल्डर से पूछी जाती हैं। तो इसलिए सबसे जो पहला स्टेप है, जो मेजर स्टेप होता है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। देन उसके बाद आ जाता है रिकॉग्नाइजिंग मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। अब रिकॉग्नाइजिंग मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हमें जो है वो हेडिंग से ही समझ आ रही है कि रिकॉग्नाइजिंग मल्टीपल व्यू पॉइंट्स के हर एक इंसान का क्या होता है कि जितने भी लोग वहाँ पे बैठे होंगे ना, जितने भी लोग आपकी मीटिंग में होंगे, या जितने भी लोग जो है आपको नज़र आ रहे होंगे जो प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व होंगे, हर एक का अपना जो है वो ओपिनियन होगा, हर एक का जो है वो अपना सजेशन होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो डिफरेंट लोगों से गैदर करते हैं, एंड देन हम लोग जो है वो प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं।
देन उसके बाद जो है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि हम लोग इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे वो अब हमें क्या कह रहे हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो हमें यहाँ पे जो है वो क्या बता रहे हैं कि क्या होता है रिकॉग्नाइजिंग द मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। बेसिकली होता क्या है कि जैसे अब किस तरह से डिफरेंट वीएन हो सकता है, डिफरेंट जो है ओपिनियंस किस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो किसी भी प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि कस्टमर है, यूज़र है, कंसल्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट इंजीनियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है। ये सारे कौन हैं? ये सारे जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं, और इन सब का जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। इन हर एक का माइंड तो नहीं मैच करता होगा, हर एक का अपना सजेशन होगा, हर एक का जो है वो वीएन डिफरेंट होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे एक मार्केटिंग ग्रुप है ना, तो एक उसका अपना वीएन होगा कि किस तरह से फंक्शंस को या किस तरह से जो फीचर्स हैं उसको हम लोग मार्केट में लेके जाएं, और किस तरह से हम लोग बताएं, किस तरह से हम लोग लोगों को इंटरेक्ट करें। अब कोई प्रोडक्ट इंजीनियर है ना, तो उसका डिफरेंट वीएन होगा कि वो अपना अलग से सजेशन देगा कि नहीं, इस तरह से हम लोगों को ये टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए, इस तरह से हमें अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। तो लेकिन जो मार्केटिंग ग्रुप है उसको ज़ाहिर सी बात है उसको ज़्यादा नॉलेज होगा एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट इंजीनियर कि किस तरह से हम लोग उन्हें बिजनेस को एनहांस कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग मार्केट में लेके जाके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग सेल कर सकते हैं। देन उसके बाद वो बात कर रहे हैं एग्जाम्पल में बिजनेस मैनेजर की बात कर रहा है कि वो मे बी इंटरेस्टेड हो फीचर्स में कि जो हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, कि कितने बजट में हम लोग जो है अपने फीचर्स को बिल्ड कर रहे हैं। तो बिजनेस मैनेजर जो है वो उस मे बी उससे रिलेटेड ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दे दे। तो ये सारे जो है पॉइंट ऑफ व्यूज, मतलब हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिफरेंट होता है। देन उसके बाद वो बात करें जैसे एंड यूज़र है, मतलब वो मे बी ऐसे फीचर्स चाह रहा हो जो कि जिससे वो फेमिलियर हो, ठीक है, जो उसके लिए इजीली लर्न करना हो, वो इजीली जिसको लर्न कर सकता हो, जिसको वो इजीली यूज़ कर सकता हो। तो एंड यूज़र का जो है ऑब्वियसली उसका वो भी एन होगा। देन उसके बाद वो बात करें जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है मे बी उसका जो कंसर्न है किसके साथ हो, उसका कंसर्न मे बी फंक्शंस के साथ हो जो कि मे बी अनविजिबल हो, जो नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर से। तो ये क्या है कि हर एक का वो जो है उसने एग्जांपल दिया है कि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर मतलब हमारे पास बिजनेस मैनेजर है तो मे बी वो ये बताएगा कितने बजट में हम लोग उसको सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट जो इंजीनियर वो मे बी प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें फंक्शंस और फीचर्स बता दें। एंड यूज़र है तो वो ऐसे फीचर्स बताएगा कि जो उसके लिए इजीली जो वो जिसको इजीली जो है वो यूज़ कर सकता हो और इजीली लर्न कर सकता हो। देन उसके बाद वो बात कर रहा है कि ईच ऑफ दिस कंसल्टेंसेस या कुछ भी जो है जो कंट्रीब्यूट करें इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में, और जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती है। जैसे हम लोग जो है जब हम लोग इमर्ज करते हैं, एंड देन होता क्या है कि बेसिकली जब हम लोग हर एक से अपना पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं ना, हर एक से हम लोग पूछ लेते हैं कि अच्छा उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, उसका ये था, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग रिक्वायरमेंट्स को इमर्ज कर देते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि मतलब उसमें से जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है ना, जो मुश्किल चीज़ें आ रही होती हैं, मतलब हम लोग उसको निकाल देते हैं और हम लोग बता देते हैं कि ये टॉप प्रायोरिटी पे ये चीज़ आएगी, ये रिक्वायरमेंट आएगी, देन सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, इस तरह से। लेकिन जैसे हम ये बात करें कि हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं, हम लोग प्रायोरिटीज़ दे देते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये आएगी, सेकंड पे ये आएगी, थर्ड पे ये आएगी। देन हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग फाइनल डिसीजन ले रहे होते हैं कि किस तरह से हम लोग ने रिक्वायरमेंट्स को लेकर अपने सिस्टम में चलना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें होता है कि रिकॉग्नाइजिंग मल्टीपल व्यू पॉइंट्स में हम लोग बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, हम लोग हर एक का जो है डिफरेंट वीएन लेके हम लोग उसका हम लोग उनकी इन्फॉर्मेशन लेके, हम लोग उनके पॉइंट्स लेके हम लोग उनको नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है हम लोग लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम लोग जो है कैटेगराइज कर लेते हैं। हम लोग बताते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटी पे है, एंड देन ये सेकंड पे, और देन ये थर्ड पे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कर रहे होते हैं रिकॉग्नाइजिंग मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को। देन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि स्टेक होल्डर इन अ रूम एंड आस्क देम व्हाट काइंड ऑफ द सिस्टम दे वांट, यू आर लाइकली टू गेट 4 or more डिफरेंट ओपिनियंस। मतलब होता क्या है कि जब मीटिंग होती है ना तो स्टेक होल्डर से पूछा जाता है कि अच्छा बताएं कि आप लोग किस काइंड का सिस्टम चाहते हैं। तो उनसे ये भी कहा जाता है कि वो अपने एटलीस्ट 4 जो है वो ओपिनियंस देंगे और 4 जो है वो ओपिनियंस देंगे। देन उसके बाद आ जाता है कि किस में बात की जा रही है कि वर्किंग टुवर्ड कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन्स कि अब देखें, अब हम लोग कहीं भी काम कर रहे होते हैं ना, तो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और ऑब्वियसली हर एक चाहेगा कि मेरी बात मानी जाए, मेरी बात सुनी जाए।
तो होता क्या है कि ऐसा तो नहीं होता कि हर एक की बात सुनी जाए। तो इसीलिए जो है जब मल्टीपल उनके व्यू पॉइंट्स लेके, मल्टीपल उनसे इन्फॉर्मेशन लेके, तो लिस्ट इसलिए क्रिएट की जाती है, इसीलिए जो है उनको कैटेगराइज किया जाता है ताकि नेक्स्ट जो है इनकी कोलैबोरेशन अच्छी हो, ये आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकें, आपस में अच्छे से मीटिंग कर सकें, कोई ग्रज वगैरह ना हो आपस में। तो वर्किंग टुवर्ड कोलैबोरेशन मीन्स कि हम लोग जो है ताकि हम लोग जो है हमारी कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। देन इसके अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जैसे 5 स्टेक होल्डर्स हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो मतलब कितने पॉइंट ऑफ व्यूज हो गए, कितने ओपिनियन हो गए, 5 या 5 से ज़्यादा भी आप कह सकते हैं, जाहिर सी बात है। अगर कोई ज़रूरी तो नहीं है एक इंसान एक ही ओपिनियन रखता हो, वो मे बी 2 ओपिनियंस दे दो आपको। तो ऐसा हो सकता है कि अगर एक प्रोजेक्ट में 5 स्टेक होल्डर्स हैं तो आपके पास 5 ओपिनियंस तो हो गए और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो थ्रू द अर्लियर चैप्टर्स होता क्या है कि आपको कस्टमर को बताना होता है कि मतलब किस तरह से आपने जो है कोलैबोरेट करना है, किस तरह से आपने जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बताना है कि किस तरह से जो है वो आपका सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल रहेगा, उसके रिजल्ट वगैरह, और किस तरह से जो कोलैबोरेशन है वो किस तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें देखी जाती हैं। देन उसके बाद वो बता रहा है कि जॉब क्या होती है रिक्वायरमेंट इंजीनियर की। जैसे मैंने पहले भी बताया कि रिक्वायरमेंट इंजीनियर की जो जॉब होती है वो ये होती है कि उसने आइडेंटिफाई करना होता है कॉमनैलिटी को। मतलब लेट्स सपोज कि हम लोगों ने 5 पॉइंट ऑफ व्यूज ले लिए, हम लोगों ने 5 ओपिनियन जो है वो गैदर कर लिए। देन उसके बाद जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है ना, वो क्या करता है, वो देखता है कि अच्छा 2 लोगों का जो वीएन हो रहा होता है ना, जिनका मिलता जुलता हो रहा होता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 2 लोग सेम बात भी कर सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो जो 2 लोग सेम बात कर रहे होते हैं ना, उनकी बात को वो आइडेंटिफाई करता है, या फिर कुछ मिलता जुलता उनकी रिक्वायरमेंट, मतलब उनका जो वीएन मिलता जुलता है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल दे रहा है कि रिक्वायरमेंट्स ऑन विच ऑल स्टेक होल्डर्स एग्री। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कोई कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट जिसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो लोग हैं, जितनी भी टीम है वो उस पर एग्री कर जाती है, तो उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना किसका काम होता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियर का काम होता है। ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है वो उसका काम क्या होता है कि वो बताता है कि कहाँ कहाँ पे जो है वो डिफ़िकल्टीज होंगी, कहाँ कहाँ पे इनकन्सिस्टेंसीज होगी, और कहाँ कहाँ पे जो है जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि स्टेक होल्डर जो चाहता है, लेकिन उसमें जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, कोई मुश्किल आ रही है, तो वो आइडेंटिफाई करना किसका काम होता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियर को। और ये एक जो है चैलेंजिंग जॉब होती है। ऑब्वियसली आपने अगर कोई भी प्रोजेक्ट जब आप करने जा रहे हो ना, अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स आपने ठीक से गैदर नहीं की, अगर आप रिक्वायरमेंट के फेज से ही ठीक से नहीं गुजरे, तो होगा क्या कि आपके लिए आगे फ्यूचर में जो है वो मुश्किल आती है। किस चीज़ में कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी डायरेक्शंस क्या है, आपने मूव किस साइड पे करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंजिंग फेज़ कह लें कि होता है कि जिसमें आपने बहुत ध्यान से हर चीज़ को देखना होता है। ठीक है। तो ये था सेकंड स्टेप। एंड देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूजिंग प्रियोरिटी पॉइंट्स। ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन के उन्होंने हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने दिया हुआ है कि कुछ वो बताएगा कि किस तरह से हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट में जो है वो, अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं तो किस तरह से हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। बता रहा है कि एक तो ये वे है कि एट द सेम टाइम जो है आप जो है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करें रिक्वायरमेंट्स की, वोटिंग कर लें। ठीक है। वोटिंग वोटिंग होता है ना कि मतलब कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है वो आप सब बता रहे हैं, एंड देन पूछा जाता है कि अच्छा बताएं कि इस रिक्वायरमेंट की तरफ कितने लोगों का वोट है, इस रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटी देने में कितने लोगों का वोट है। तो आप क्या करें कि आप वोटिंग करा लें। ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि वो क्या कह रहा है कि सेकेंड पॉइंट में क्या हो सकता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कुछ नंबर्स दिए जाए पॉइंट्स के, जो कि वो स्पेंड करें उन रिक्वायरमेंट्स पे। मतलब उनको कुछ टाइम दिया जाए कि वो उन रिक्वायरमेंट्स पे टाइम स्पेंड करें, एंड देन बताएंगे पहले नंबर पे क्या आएगी, दूसरे नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये, मतलब प्रियोरिटी कैटेगराइज आप कह लें। एंड देन उसके बाद जो है वो लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट प्रेजेंट की जाए और हर स्टेक होल्डर से बोला जाए कि चलें बताएं कि इन रिक्वायरमेंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। और देन जो है उनके जो पॉइंट्स हैं, जिस तरह से जो जो वैलिड पॉइंट्स होंगे उनको उस तरह से जो है वो नंबरिंग दी जाए। देन उसके बाद पॉइंट्स जो